आज हम लोग देखेंगे स्कूल्स के बारे में, ठीक है, कि साइकोलॉजी में कौन कौन से स्कूल ओरिजिन हुआ स्कूलों का और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो किस कॉन्सेप्ट को लेकर चले थे। तो सबसे पहला जो सबसे प्रिमेटिव स्कूल था वो था संरचनावाद, जिस पर हम लोगों ने कल चर्चा किया था। एक बार रिवीजन कर लें कि मनोविज्ञान में जब पहली बार दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया गया तो मानव व्यवहार और मन के विश्लेषण के लिए स्कूल उभर कर आए। तो स्कूलिंग शुरू हुआ उसी दौर में जब फ़िलॉसफी से अलग हुआ, दर्शन से अलग हुआ और साइकोलॉजी सेपरेट रूप से एक विषय के रूप में उभर कर सामने आया। तो स्कूल आए और स्कूल में जो स्ट्रक्चरलिज्म है, ठीक है, उसके फॉरनर जो हैं वो माने जाते हैं विलियम वोंट, और डेवलपर जो थे वो टीचनर, ठीक है। तो वुंड को माना गया है कि वो फॉरनर थे, उसको लाने वाले थे और उसको डेवलप किया था ईबी टीचनर, उनके स्टूडेंट ने। तो हम लोग बात कर ले संरचनावाद क्या था। संरचनावाद जो विचार की पहली पाठशाला के रूप में उभरा और इस विचारधारा की शुरुआत वुंट ने की। औपचारिक रूप से संरचनावाद का जो नाम है वो टीचनर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसको डेवलप करने में टीचनर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। संरचनावाद मनोविज्ञान का पहला स्कूल था जिसने मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेस को सबसे बुनियादी घटकों को घटक में तोड़ने पर केंद्रित किया। कहा कि कल हम लोगों ने बात किया था कि पार्ट्स, यूनिट्स के पार्ट्स जितने हैं, ठीक है, उसके आधार पर इन्होंने उसकी चर्चा की थी कि छोटे छोटे यूनिट के रूप में उन्होंने स्ट्रक्चर बताए थे। इसीलिए इसका नाम स्ट्रक्चरलिज्म रखा गया था, संरचनावाद रखा गया था कि कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी बिहेवियर जो है हमारा, या कोई भी मेंटल प्रोसेस जो हम करते हैं वो छोटे छोटे यूनिट में बटा हुआ है। उनके अनुसार चेतन तत्वों को ऑब्जर्वेशन नहीं, इंट्रोस्पेक्शन के रूप में जाना जा सकता है। आत्मनिरीक्षण के रूप से हम छोटे छोटे मानसिक प्रक्रियाओं के जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट हैं उनको हम आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से जान सकते हैं। संरचनावाद में जो मन की संरचनाओं का अध्ययन किए जाने वाले जो प्रयोगात्मक तरीके थे वो बहुत ही सब्जेक्टिव थे। जो भी इंट्रोस्पेक्शन लाया गया वो सब्जेक्टिव था, ठीक है। और इसी कारण इंट्रोस्पेक्शन, नसरीन नसरीन सर का टाइम फिक्स है फोन आने का। जितना परेशानी है सब इसी टाइम शुरू होता है। टाइम फिक्स हो गया सर। अरे सब परेशान है सर, इंटरव्यू इन लोग का होना नहीं है। अरे ये सब घरेलू फोन आता है इस टाइम जी जी खानदान से, सबको पता है कि इस टाइम हम बिजी हैं, ये नहीं कि वाइफ पकड़ लें। देखिए, अरे करो यार, बार बार लोग काट रहे हैं तो लोगों को समझ में भी नहीं आता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड था हम लोग का वो बहुत ही सब्जेक्टिव मेथड था, ठीक है। और सब्जेक्टिव मेथड होने के कारण उसकी रिलायबिलिटी जो थी बहुत कम थी। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे कि वो ये मेथड बहुत रिलायबल है। रिलायबल का मतलब विश्वसनीय। क्या विश्वसनीय है? रिलायबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा है स्टैट में, रिसर्च में। क्या है रिलायबिलिटी? एक लाइन में डिफाइन कीजिए रिलायबिलिटी को। वैलिडिटी जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोई स्केल जो है जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए बना है, अगर वो उसको मेज़र करता है तो वो वैलिड है। तो रिलायबल क्या है? उसमें स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सारा मेहनत टेस्ट किया जाए, ऑब्जेक्टिव हो, रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट वही आएगा। क्या? फिर से बोलिए मोनी, बहुत सही जा रही हैं, फिर से बोलिए। हाँ बोले क्या से जो मतलब कोई भी टेस्ट बार बार अगर हम उसको टेस्ट किसी टेस्ट को रीटेस्ट करने पर अगर रिजल्ट हमारा एक जैसा आ रहा है करीब करीब, तो वो टेस्ट जो है हमारा रिलायबल कहलाता है। लेकिन चूंकि इंट्रोस्पेक्शन में बेनती, आवाज़ बंद कीजिए, चूंकि
इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड था, इस मेथड में दिक्कत क्या था कि सब्जेक्टिविटी के कारण रिलायबिलिटी नहीं रह जाती थी, एक जैसा रिजल्ट नहीं आता था, ठीक है। तो इसमें कहा बहुत साइंटिफिक मेथड, इसको नहीं माना गया। वुंट ने कहा कि चेतन अनुभव का विज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है, चेतन अनुभव का विज्ञान है। और उन्होंने कहा कि पूरी ज़िंदगी जो हमको अनुभव हो रहा है, अब तक आज भी जो हमको अनुभव हो रहा है, उसको हम छोटे छोटे खंडों में रख सकते हैं, ठीक है। उन अनुभवों को हम के कुल योग, टोटल जो उसको अनुभव हो रहा है, उसका अध्ययन हम मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में कर सकते हैं। वुंट का ये भी मानना था कि भौतिक घटनाएं जो घटती हैं और व्यक्ति जो जटिल अनुभव, ये दोनों चीज़ों का अध्ययन हम मनोविज्ञान में आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। किसका साउंड? फरजाना? अरे क्या बोला जाए, अब यहाँ आ ही नहीं रहा कि हम इनको म्यूट करें। तो वुड ने ये भी बताया कि भौतिक घटनाएं, जो भी घटनाएं, भौतिक घटनाएं समझ रही हैं, फिजिकल इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, और साथ ही साथ जटिल अनुभव जो हमको कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, उसके लिए मनोवैज्ञानिक आत्मनिरीक्षण का सहारा लेते हैं। जो भी मनोवैज्ञानिक हैं तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को समझने के लिए या फिर भौतिक घटनाओं को समझने के लिए इंट्रोस्पेक्शन का सहारा लिया जाता है। इसमें संवेदनाओं, जिसको सेंसेशन कहा गया, थॉट, फीलिंग आदि का इंट्रोस्पेक्शन करते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट का ये मानना था कि संरचनावाद एक ऐसा स्कूल है, ठीक है, जिसमें हम संवेदनाओं यानी सेंसेशन की, फीलिंग की, इमेजेस का अध्ययन करते हैं। और इसी तीनों को वुंट ने ट्रायआर्किक थ्योरी का नाम दिया था। और वुंट के लेप्जिग यूनिवर्सिटी में जो लैब खुला था, साइकोलॉजी का पहला लैब जो खोला गया था, उसमें इसी तीनों पर एक्सपेरिमेंट था। यही मानसिक प्रोसेस, जो मेंटल प्रोसेस थे, इसी का अध्ययन वहाँ हो रहा था। 1800 में से शुरुआत हुई। शुरुआत होने पर 1879 में विलियम वुंट ने जो अपना एक किताब प्रस्तुत किया था, क्या नाम था उसका? द पीसफुल क्या? फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल और 1879 में पहला लैब खोल दिया गया और 1892 में संरचनावाद की बुनियाद रख दी गई, ठीक है। 1892 से टीचनर ने इसको प्रोग्रेस किया, आगे बढ़ाया, ठीक है। और टीचनर के बाद संरचनावाद समाप्त हो गया, इसको फॉलो करने वाले कोई नहीं बचे, ठीक है। क्यों नहीं बचे? क्योंकि उसी वक्त सेम टाइम में काम चल रहा था अमेरिका में, ये जर्मनी की कहानी थी, और उसी टाइम अमेरिका में विलियम जेम्स जो थे वो फंक्शनलिज्म की बात कर रहे थे। अब आ जाएं हम लोग फंक्शनलिज्म पर। कल हम लोग फंक्शनलिज्म उतने अच्छे ढंग से नहीं समझ पाए थे, जहाँ तक हमको याद था, ठीक है, भूल जाते हैं हम। फंक्शनलिज्म क्या करता है? पर्पस ऑफ बिहेवियर की बात करता है, ठीक है। जो स्ट्रक्चरलिज्म था वो क्या कर रहा था? एक लाइन में बिहेवियर के यूनिट के बात, छोटे छोटे यूनिट में बांट के स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। हाँ, ठीक है। कल अश्विया ने बहुत अच्छा बताया था, एक लाइन अश्विया ने बहुत अच्छा बताया था। अश्विया हैं? चलिए फंक्शनलिज्म पे बात करते हैं। अश्विया आएंगे तो एक लाइन हम लोग पूछेंगे और उसको नोट्स में डालेंगे, वो बहुत अच्छा लाइन था। फंक्शनलिज्म में बताया गया कि यह स्कूल संरचनावाद के रिएक्शन के रूप में विकसित हुआ, हालांकि सेम टाइम में विकसित हुआ, लेकिन ठीक उसके अगेंस्ट विकसित हुआ विलियम जेम्स के कार्यों। और बात कर लें कि इसके फाउंडर जो थे वो विलियम जेम्स थे और डीवी थे हार्वे कार। 3 आदमी का नाम आता है, विलियम जेम्स, डीवी और हार्वे कार, जॉन डीवी, ठीक है। लेकिन विलियम जेम्स ज़्यादा, चूँकि फाउंडर यही थे, इसलिए फाउंडर के रूप में इन्हीं को माना जाता है, संरचनावाद के जनक। विलियम जेम्स के कार्यों
और डार्विन के विकासवादी सिद्धांत। डार्विन उनके शायद बड़े भाई थे, चचेरे, ठीक है। तो डार्विन का नाम सुना है ना आप लोगों ने? सर सुने तो है सर। जी सर। अरे बाप रे बाप, डार्विन, हे भगवान, फंक्शनलिज्म है, हैं? विकासवाद का सिद्धांत है। ये इवोल्यूशनरी थ्योरी। चार्ल्स डार्विन हाँ हाँ, विकासवाद का सिद्धांत दिए थे सर। वेरी गुड। क्या था विकासवाद का सिद्धांत? सोच के बताइएगा। सर मनुष्य का विकास बंदरों के द्वारा हुआ सर। आप धीरे धीरे आ रहे हैं सारे लोग, लेकिन लेट से आते हैं, रिएक्शन टाइम सबका स्लो है बहुत। चलिए बाद में चर्चा करेंगे उस पर, ठीक है। डार्विन के विकासवाद से यह काफ़ी प्रभावित हुआ, फंक्शनलिज्म। इस स्कूल ने मानसिक प्रक्रियाओं को, जो मेंटल प्रोसेस को अधिक व्यवस्थित ढंग से एकदम सिस्टमेटिक प्रस्तुत किया एवं सटीक तरीके से समझाने की कोशिश की कि मेंटल प्रोसेस है क्या। तो जब आप डेफिनेशन दीजिएगा साइकोलॉजी का, जिस पर कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ ह्यूमंस, अगर हम कहें साइंटिफिक सर। हाँ साइंटिफिक, हाँ साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो जब हम मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं तो बिहेवियर भी पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज़ बिहेवियर और व्हाट इज़ मेंटल प्रोसेस। तो बिहेवियर की बात हम लोगों ने कल की थी, क्या था बात कि किसी भी स्टिमुलस पर किया गया रिस्पॉन्स, ठीक है, वो बिहेवियर है। और मेंटल प्रोसेस क्या है आपका? तो अब फंक्शनलिज्म के आधार पर समझिए कि मेंटल प्रोसेस क्या है, क्योंकि फंक्शनलिज्म जो आपके इसकी हिंदी क्या है? प्रकारवाद। हिंदी पूछ रहे हैं, हम भी अंग्रेजी बोल ही रहे हैं, अंग्रेजी खोज रहे हैं। कारण कि जो फंक्शनलिज्म था, इन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मेंटल प्रोसेस की व्याख्या की और इन लोगों ने चेतन के तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय इन्होंने कहा कि चेतन वेतन का हम अध्ययन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि व्यवहार के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया, पर्पस ऑफ बिहेवियर, कि हम जो भी बिहेवियर करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है, ठीक है। तो ये था मेंटल प्रोसेस कि जो भी मानसिक प्रक्रियाएं घटित होती हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। तो वुंट ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा था कि यह सुंदर है, यह जो बताया जा रहा है कि पर्पस ऑफ बिहेवियर, ये बड़ा ही देखने में सुंदर है, लेकिन यह मनोविज्ञान नहीं है। जेम्स ने एक पुस्तक लिखी, ठीक है, और इस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और इसी से प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और इसी से फंक्शनलिज्म की बुनियाद रखी गई। जेम्स के विचार से ही व्यवहारवाद की बुनियाद की नींव पड़ती है। व्यवहारवाद जो उभर के आएगा 1913 में वाटसन के द्वारा, ठीक है, उसकी बुनियाद इसी फंक्शनलिज्म में निहित है, ठीक है। यहीं से वो जड़ मिला और यहीं से फंक्शनलिज्म जो था वो आगे बढ़ा और धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो गया व्यवहारवाद में। अश्विया आ गई? अश्विया ज्वाइन कर रही हैं, गायब हो जा रही हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। चलिए, व्यवहारवाद छूट जाएगा इनका पीजीटी का भी एग्ज़ाम है। एक क्वेश्चन तो डालता ही डालता है फंक्शनलिज्म से पीजीटी में, इसलिए पर्पस ऑफ बिहेवियर याद रखना है। रिकॉर्डिंग में डाले हैं ना तो काम हो जाएगा। हैं? रिकॉर्डिंग में डाले हुए हैं ना? हाँ, रिकॉर्डिंग में तो डाले हुए हैं, चल रहा है रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात कर ले बिहेवियरिज्म की, ठीक है। व्यवहारवाद के संस्थापक के रूप में वाटसन का नाम आता है। वाटसन इज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। कहा गया व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान केवल
क्या है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ, और ये फंक्शनलिज्म में कौन सा मेथड मतलब कि यूज किया गया? अध्ययन विधि। इमीडिएट का कोई था सर? कोई अध्ययन विधि बताया नहीं इमीडिएट लोगों ने। ऑब्जर्वेशन। नहीं, नहीं बताया। अध्ययन विधि की चर्चा सर, नहीं की कल आपने इन्होंने। बताया था ना, हाँ, इंट्रोस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन। इंट्रोस्पेक्शन तो उधर था इसमें स्ट्रक्चर में सर। स्ट्रक्चरलिज्म में, एक्सट्रैक्टिविज्म में। और इसमें कौन सा था? इसमें सर आपने कहा था ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन और इंट्रोस्पेक्शन दोनों। ठीक है, इसमें दोनों दोनों ही यूज कर लिया है ना। ठीक है, Yes, sir. ऑब्जर्वेशन भी इनका सिंपल ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो था वो वाटसन लेके आएंगे। ओके सर। व्यवहारवाद के नोट कर लें 1 मिनट, है ना। जब हम फेयर डालेंगे आज तो ऑब्जर्वेशन प्लस इंट्रोस्पेक्शन। व्यवहारवाद के संस्थापक रूप में वाटसन का नाम आता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हम लोग करेंगे कि ज़रूर ये नोट करेंगे कि वाटसन कब जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, वो जब वाटसन की बात चले तो ब्रैकेट में डाल देना है ताकि याद भी हो जाए। तो जब विलियम जेम्स की बात होगी तो सर जेम्स का 1913 में सर 1913 में जन्म नहीं हुआ था। 1913 में उसका सिद्धांत था। वो आ गया, व्यवहारवाद आ गया। सर 1879 और 1958 है 1879 और 1958। 1958 लंबा जी गए थे कि नहीं? सर विलियम जेम्स का नहीं, नहीं, वाटसन वाटसन का। वाटसन। वो हम नोट्स में करके डालेंगे। नहीं, हम नोट्स में करके डालेंगे, उससे याद हो जाता है ना, सिलसिलेवार चीज़ें याद हो जाती हैं कि कौन कब थे और कब तक उनकी कहानी चली। ठीक है, जैसे फ्रायड का है तो 1856 से शुरू करेंगे हम लोग और 1936 की 38 39 24 39 है सर। हाँ वही तो, ये पता होना चाहिए कि पीरियड क्या रहा उनका। ठीक है, और किस पीरियड में कब कब उन्होंने क्या किया, इससे चीज़ें याद रह जाती हैं। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में सिस्टमेटिक आप जाइएगा तो चीज़ें याद रह जाएंगी। यस सर, 1938 है उनका। अच्छा देख लेंगे जब हम करेंगे ना नोट्स तो बहुत ऑथेंटिक रूप से देख के थोड़ा डालेंगे। ईस्वी का। हाँ मदन बा हो गए, 1 मिनट। तो व्यवहारवाद की बात हम लोग कर रहे थे। संस्थापक के रूप में वाटसन का नाम आता है। वाटसन ने 1913 में इसको शुरू किया था, मतलब इस्टेब्लिश कर दिया था। 1912 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था बिहेवियरिस्टिक व्यू ऑफ इट, और उसी से करीब इसी आर्टिकल का जो व्याख्यान उन्होंने प्रस्तुत किया, यहीं से व्यवहारवाद की बुनियाद रखी गई। 1913 में उन्होंने ऑब्जर्वेशन मेथड भी दिया। ठीक है, उनका मानना क्या था इसका सर? वाटसन का? बिहेवियर सर इनका मानना था कि बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन भी किया जा सकता है और टेस्ट भी मापा भी जा सकता है। देखिए हम पढ़ते हैं 1 मिनट। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत 20वीं शताब्दी में मानी जाती है, जब जेबी वाटसन द्वारा 1913 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक शोध पत्र पढ़ा गया। वाटसन का मानना था कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसकी भीतरी और निजी अनुभूतियों पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, कोई हमारा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उस पर बेस नहीं होता है हमारा बिहेवियर जो बेस होता है वो आउटर चीज़ों पर बेस होगा।
ठीक है, कोई हमको कैसे स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, उस पर हमारा रिएक्शन Stimulus. होगा, ठीक है। तो व्यवहारवाद में मानना था हैं? कंडीशनिंग हो जाता है सर। व्यक्ति का व्यवहार उसकी भीतरी और निजी अनुभूतियों पर आधारित नहीं होता है। मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए किसी बाहरी स्टिमुलस के प्रति व्यक्ति के रिस्पॉन्स का ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, ठीक है। यानी जब हम अंदर वाली बात कर रहे हैं कि इंटरनल जो हमारा एक्सपीरियंस है या जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हमारा व्यवहार नहीं है, ठीक है। हमारा व्यवहार क्या है कि किसी स्टिमुलस पर जो रिस्पॉन्स हो रहा है, जो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमारा बिहेवियर है, ठीक है। वाटसन के इस कॉन्सेप्ट को स्किनर, गैथरी, हल ने आगे बढ़ाया और व्यवहारवाद को बढ़ाने वाले बहुत लोग थे, इसलिए व्यवहारवाद आज तक जिंदा है। आज भी हम साइंस की बात करते हैं, जो हमारा पेपर है वो बिहेवियरिस्टिक साइंस कहलाता है, ठीक है। बिहेवियर साइंस के नाम से ही जाना जाता है ये साइकोलॉजी। तो आज भी जो हम पढ़ रहे हैं, करंट स्टेटस जो अभी साइकोलॉजी का है वो बिहेवियर साइंस का नाम से जाना जाता है, जो कि वाटसन की देन है। स्किनर ने इसको आगे बढ़ाया, गथरी ने और आगे बढ़ाया, हल ने इसको इम्प्रूव किया। कंटिन्यू टॉलमैन, न्यू बिहेवियरिज्म जितने लोग थे, टॉलमैन का नाम आता है, ठीक है। इन लोगों ने भी इसको बहुत प्रमोट किया, आगे इसमें एक्सपेरिमेंट किए और इसको आगे बढ़ाते चले गए, ठीक है। मनोचिकित्सा में भी बिहेवियर थेरेपी के विभिन्न टेक्निक्स का विकास किया गया, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी डेवलप की गई, बिहेवियर थेरेपी के बहुत सारे टेक्निक्स डेवलप किए गए। इस स्कूल की स्थापना संरचनावाद और प्रकारवाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म दोनों के विरोध में हुआ था, ठीक है। ये जो दो स्कूल थे, दोनों को आड़े हाथ दिया इस स्कूल ने, बिहेवियरिज्म ने, ठीक है। और दोनों को समझिए तो भसा ही दिया, क्योंकि दोनों के पास फॉलोअर्स नहीं बचे थे और उनके पास एक्सपेरिमेंट का जो एरिया था वो बहुत लिमिटेड था। हालांकि फंक्शनलिज्म जो था वो बुनियाद रखने वाला था व्यवहारवाद का, व्यवहारवाद को वहीं से उठाया गया, लेकिन उनमें यूनिकनेस नहीं था, कुछ नया लाने की चीज़ें नहीं थी। जो इन्वेंशन करने वाले लोग थे या जिसको कहा जाए इनोवेटिव आइडिया लेके आने वाले लोग थे, वो नहीं थे, ठीक है। फॉलोअर्स थे जो ज़्यादातर फ़िलॉसफीज़ के क्षेत्र से जुड़े हुए थे और वो उसी ढंग से उसको देखते थे। लेकिन बाद के जितने लोग हुए बिहेवियरिस्टिक व्यू वाले, वो सारे एक्सपेरिमेंट बेस्ड थे। उन्होंने साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा दिया। इस स्कूल की स्थापना हम लोगों ने बात कर लिया 1920 तक। यह स्कूल काफ़ी प्रभावशाली रहा। 1920 तक ये स्कूल बहुत ही इफ़ेक्टिव था। और इसको कौन सा फोर्स कहा गया? सेकंड फोर्स। सेकंड। फर्स्ट फोर्स साइको एनालिसिस था, सेकंड फोर्स व्यवहारवाद और थर्ड फोर्स ह्यूमनिस्टिक स्कूल, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि बिहेवियर जो है वो है साइको एनालिटिक, पहला साइको एनालिसिस, दूसरा व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म, तीसरा जो था ह्यूमनिस्टिक स्कूल, ठीक है। जो उन्होंने 1913 में शोध पत्र पढ़ा था वो था साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्टिक व्यू इट। पूछता है कभी कभी कि कौन सा शोध पत्र था जिसने व्यवहारवाद की बुनियाद रख दी। साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्टिक व्यू इट। वाटसन का मानना था कि मनोविज्ञान का विषय वस्तु चेतन या अनुभूति नहीं हो सकता है। हम कॉन्शियस की बात नहीं करते हैं साइकोलॉजी में, हम एक्सपीरियंस अनुभूति की बात नहीं करते, फीलिंग की बात नहीं करते हैं, ठीक है। यह व्यवहार का विज्ञान है। उनका मानना था कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर, और व्यवहार का ऑब्जर्वेशन भी किया जा सकता है और मापा भी जा सकता है। बिहेवियर को हम मेज़र भी कर सकते हैं। उन्होंने व्यवहार के अध्ययन के लिए ऑब्जर्वेशन तथा कंडीशनिंग को प्रमुख विधि बताया।
दो मेथड वो लेके आए, एक कंडीशनिंग बिहेवियर के मेजरमेंट करने के लिए, अध्ययन के लिए, और दूसरा ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन भी उनका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन के उन्होंने कई टाइप बताया, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट और नेचुरल। जी सर, नेचुरल तीन पार्ट था सर ना, हाँ, 3 ऐसे है, ठीक है। एक पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट। हाँ, पार्टिसिपेंट में हमको जिसका ऑब्जर्वेशन करना होता है, हम उसके साथ क्या करते हैं, सपोर्ट सपोर्ट करते हैं सर, उसका शामिल हो जाते हैं। मिल जाते हैं उसके साथ। एक बड़ी अच्छी पिक्चर आई थी, नमक हराम, किसी ने देखा है? नमक हराम, अमिताभ बच्चन वाला सर। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना। सर देखे लेकिन भूल गए हैं। भूल गए? हाँ सर, देखा तो है, मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल सी कहानी थी पाटिल वाला। कि ये दो दोस्त थे, ठीक है। एक अमिताभ बच्चन बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन, फैक्ट्री का मालिक था, मालिक का बेटा था, और उसका दोस्त था जो बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था। तो मज़दूर जो थे वो स्ट्राइक करने वाले थे, ठीक है। और उसको करना क्या था, स्ट्राइक को रोकना था, ठीक है, पेमेंट नहीं बढ़ाना था। इसलिए राजेश खन्ना को, अपने दोस्त को, उसने बस्ती में उन लेबरों के बीच भेजा ऑब्ज़र्व करने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए कि वो जाएगा हमारा आदमी और उनको डीमोटिवेट करेगा। राजेश खन्ना वहाँ जाता है, उनके बीच रहता है, उनके प्रॉब्लम्स को देखता है, उनका ऑब्जर्वेशन करता है और उनका लीडर बन के खड़ा हो जाता है। इसीलिए फिल्म का नाम था नमक हराम। ठीक है। तो ये एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल था, ठीक है, कि वहाँ गया, उसने पार्टिसिपेट किया और ऑब्ज़र्व किया, और इतना ज़्यादा उसको इम्पैथिकल इंटरफेरेंस हुआ कि वो उसी में इन्वॉल्व हो गया। नॉन पार्टिसिपेंट क्या होगा? जो अमिताभ बच्चन कर रहा था, जो अमिताभ बच्चन कर रहा था, वो ऑब्ज़र्व कर रहा था कि हमने अपने आदमी को भेजा है तो अब स्ट्राइक टूट जाएगी, अब लोगों का मनोबल टूट जाएगा, ठीक है। तो वो नॉन पार्टिसिपेंट था, वो भी ऑब्ज़र्व कर रहा था, जस्ट लेकिन अपोजिट है सर। हाँ, वो भी ऑब्ज़र्व कर रहा था, लेकिन बाहर से ऑब्ज़र्व कर रहा था सिचुएशन को, ठीक है। और तीसरा था नेचुरल। नेचुरल ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, जो सारे लोग हम लोग नेचुरल सेटिंग में करते हैं। स्वाभाविक, हाँ, स्वाभाविक परिस्थिति में जो हमारे द्वारा ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ठीक है, वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन है। ये सर, जैसे कोई बच्चा खिलौना से खेल रहा है और ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा हाँ, है, हम लोग करते हैं कि अच्छा बच्चा क्या कर रहा है, देखा जाए ज़रा सा, ठीक है, राह चलते हम लोग भी देख लेते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल, आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो उन्होंने दो चीज़ें की बात की, कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशन, दो मेथड बताए। जैसा कि फंक्शनलिज्म में दो मेथड बताया गया था, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन। यहाँ ऑब्जर्वेशन के साथ कंडीशनिंग को बताया गया। तो कंडीशनिंग क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स सर। अरे स्टिमुलस रिस्पॉन्स तो एसोसिएशन भी हो सकता है, ऐसे पूरी बात बताइए। व्यवहार को कंडीशन करके और उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। देखिए, एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, लर्निंग का, ट्रायल एंड एरर, याद है? ठीक है। जी सर। यहाँ पर बात उन्होंने की थी कनेक्शनिज्म की, कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन बन जाता है या एसोसिएशन हो जाता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हम करते हैं उतना ज़्यादा एसोसिएशन मजबूत होता है, तो लर्निंग उतनी ज़्यादा होती है। तो थॉर्नडाइक ने जब बात की तो उन्होंने कनेक्शन की बात की, एसोसिएशन की बात की। जब पेवलम ने बात किया था तो इसको कंडीशन कहा था, ठीक है। और कंडीशन क्या था? कंडीशनिंग क्या था? बहुत सोच के बोलिएगा, आप इंटरव्यू पैनल के सामने हैं, बहुत सोच के बोलिएगा। ओह, अरे इतना कैसे आप लोग भूल जाती है? कंडीशन स्टिमुलस के प्रति कंडीशन रिस्पॉन्स, दैट इज द कंडीशनिंग। अनकंडीशन रिस्पॉन्स के स्टिमुलस के ऊपर अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है। घंटी बजती है, ठीक है, अनकंडीशन स्टिमुलस। भोजन प्रस्तुत होता है,
और कुत्ता जो लार गिराता है, स्वाभाविक है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, कुत्ते को लार गिराना ही है। घंटी पे नहीं गिरा रहा है, भोजन देख के लार गिरा रहा है, तो भोजन जो है आपका क्या है? नेचुरल है सर, स्टिमुलस। यूसीएस है सर, यूसीएस अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस। आपके स्टिमुलस है। यूसीआर, तो अनकंडीशन स्टिमुलस के प्रति जब अनकंडीशन रिस्पॉन्स करता है तो ये नेचुरल घटना है, ठीक है। जी सर। जब कुत्ता भोजन देख के लार गिराता है, ये स्वाभाविक है, नेचुरल बात है, ठीक है, ये कंडीशनिंग नहीं है। लेकिन जब वो घंटी के ऊपर कंडीशन स्टिमुलस के ऊपर लार गिराता है तो ये कंडीशनिंग है। तो आप एक लाइन में डिफाइन कर सकती हैं कि कंडीशन स्टिमुलस के प्रति कंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो कंडीशनिंग कहलाता है, ठीक है। जब हम कंडीशन स्टिमुलस के प्रति कंडीशन रिस्पॉन्स डालते हैं तब वो हमारा कंडीशनिंग कहलाता है, ठीक है। अब घंटी बजी, ठीक है, कंडीशन रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं और रिस्पॉन्स उधर कंडीशन वाला नहीं होगा, ठीक है, तो कैसे होगा? तब हम कंडीशनिंग नहीं मानेंगे। बहुत सिंपल सा चीज़ है कि एक घंटी बजती है स्कूल में टुन, तो लोग समझ जाते हैं पहली घंटी, और तीसरी घंटी के बाद चौथे बार जब टुन 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 घंटी बजती है तो सब बच्चा समझ जाता है कि टिफ़िन, और वही छठी घंटी के बाद वही टुन 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 बजता है तो बच्चा समझ जाता है कि छुट्टी। तो ये जो दो जगह स्टिमुलस सेम था, ठीक है, वो किस चीज़ से अलग उसने कर लिया, डिफ्रेंशिएट कैसे किया? दैट इज़ द कंडीशनिंग। कंडीशन है कि 3 घंटी के बाद चौथी घंटी में जब घंटी बजेगी, ठीक है, वो टिफ़िन की होगी, और छठी घंटी के बाद जब बज जाएगी तो वो छुट्टी की घंटी होगी। ये कंडीशनिंग है, हालांकि स्टिमुलस सेम है। क्लियर है? वॉटसन ने क्या किया आगे? वॉटसन ने सीखना, लर्निंग, इमोशन तथा मेमोरी के क्षेत्र में कुछ प्रयोग भी किए। तो लर्निंग के क्षेत्र में वॉटसन का क्या प्रयोग था, कोई बता सकता है? इमोशन के क्षेत्र में क्या प्रयोग था, कोई बता सकता है? और मेमोरी के क्षेत्र में क्या प्रयोग था, किसी को आइडिया? इमोशन का तो सब बता देंगे। अपनी दूसरी पत्नी के साथ, रेनॉर के साथ मिलकर उन्होंने अल्बर्ट नाम के बच्चे पर जो एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज़ द इमोशन। इमोशन से रिलेटेड वो था जिसमें फोबिया की बात की गई, ठीक है। लर्निंग की उसी एक्सपेरिमेंट में लर्निंग था ना, बच्चा धीरे धीरे क्या सीख गया? उजले खरगोश, उजले हर चीज से डरना सीख गया। डरना सीख गया। तो डर जो था वो इमोशन था, और सीखना क्या था? लर्निंग था। हर उजले चीज से डरना सीख गया। तो एक ही एक्सपेरिमेंट में 2 काम हो गया, इमोशन की भी बात हो गई और लर्निंग की भी बात हो गई। तो थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। मेमोरी में जनरलाइजेशन कर लिया सर। जनरलाइज कर लिया ना, ठीक है। जी सर। और मेमोरी में कोई बताएगा कि वाटसन ने मेमोरी के फील्ड में क्या काम किया? नोट करते हैं, हमको भी नहीं पता है, हमने पढ़ा नहीं कहीं। याद आएगा तो बताएंगे, लेकिन अभी दिमाग में बिल्कुल नहीं है। 3 फील्ड में उन्होंने और बहुत सारे प्रयोग किए। व्यवहारवाद के इस धनात्मक पहलू को अनुभविक व्यवहारवाद, इम्पीरिकल बिहेवियरिज्म कहा गया। ये जो स्टडी शुरू हुई सीखने से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड, ठीक है, ये सारी चीज़ें इम्पीरिकल बिहेवियरिज्म के नाम से जाना गया। अनुभविक, अनुभव क्या है यहाँ? ये बड़ा कंफ्यूज करता है। इम्पीरिकल बिहेवियरिज्म का मतलब हुआ कि एक्सपेरिमेंट। इम्पीरिकल का मतलब यहाँ क्या है? अनुभव की चीज़ का, अनुभव जो हम एक्सपेरिमेंट से कर रहे हैं। जब हम कॉम्परेटिव स्टडी कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? इम्पीरिकल स्टडी माना जाएगा, ठीक है।
एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो हम काम करेंगे। वाटसन व्यवहारवाद एक बार हाँ, सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, एम्पिरिकल स्टडी। हम भेज देंगे, रिकॉर्डिंग चल रही है, मत घबराइए। वैसे हम आपको बता दें कि एम्पिरिकल का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट है। तो जिस बिहेवियरिज्म में एक्सपेरिमेंट डाल दिया गया, ठीक है, चूँकि रेनो जो बच्चा था हमारा अल्बर्ट नाम का, उसी पर इमोशन का एक्सपेरिमेंट किया गया, उसी पर लर्निंग का एक्सपेरिमेंट किया गया, तो एक्सपेरिमेंट जहाँ जोड़ दिया गया, ठीक है, उसी को एम्पिरिकल बिहेवियरिज्म की संज्ञा दी गई, नाम दिया गया। क्लियर है? यस। जब हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, एम्पिरिकल स्टडी ऑफ पेप्टिक कल्चर और ह्यूमन बिहेवियर की बात करें या लिविंग हैबिट्स की बात कर लें, तो वहाँ पर एम्पिरिकल का मतलब है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वाटसन ही नहीं सर कहा था कि दर्जन भर बच्चे हमको दे दो, उसको हम व्यवहार के साथ कंडीशनिंग कर देंगे, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। उन्हीं का था ना बिल्कुल concept बिल्कुल से। बिल्कुल। फिर से बताइए क्या कहा था? हाँ, उन्होंने कहा कि मतलब 1 महीना, मतलब 2 दिन 4 दिन, जो भी बच्चा हमको दे दो, 1 दर्जन, जो भी जितना देना है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे ना, जैसा चाहेंगे वैसा बना हम देंगे, जो चाहेंगे वो बना देंगे। वैसा बना देंगे। ठीक है, क्योंकि उनका मानना ये था कि कोई कॉन्शियस एक्सपीरियंस की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ उसके बिहेवियर को Conditioning कर मॉडिफाई देंगे। कर देंगे। ठीक है, हम उसको ऐसा स्टिमुलस देंगे जिस पर वो रिस्पॉन्स करेगा, उसके लर्निंग की प्रक्रिया इंप्रूव कर जाएगी। हाँ, ठीक है, व्यवहार का हम इन्वायरमेंटल potential- कंडीशन उसको ऐसा देंगे कि वहाँ पर उसके बिहेवियर में परिवर्तन आ जाएगा। हम जो चाहते हैं वो उसका व्यवहार उसका वैसा ही होगा। वाटसन व्यवहारवाद को अनुवांशिक ना मानकर, कोई हेरिडिटी नहीं मानते थे, क्या मानते थे, इन्वायरमेंटल बलों द्वारा निर्धारित मानते थे। उनका मानना था कि हेरिडिटी की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, कोई हेरिडिटी की भूमिका नहीं है, भूमिका इन्वायरमेंट की है। हमको अगर जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा हम वैसा वैसा बनेंगे। जैसे ठीक है, बने। हमारे व्यवहार का निर्धारक हमारा इन्वायरमेंट है। उनका मानना था कि मानव व्यवहार एस-आर संबंध को इंगित करता है। स्टिमुलस पर जो उसके उसके जो रिस्पॉन्स हैं उस पर डिपेंड करता है ह्यूमन बिहेवियर। प्राणी का प्रत्येक व्यवहार किसी ना किसी तरह के स्टिमुलस के प्रति एक अनुक्रिया है। तो जो भी बिहेवियर हम करते हैं वो किसी ना किसी स्टिमुलस पर हमारा रिएक्शन है। ठीक है, वो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी स्टिमुलस पर। ठीक है, तो वही हमारा व्यवहार माना जाएगा। व्यवहारवाद क्लियर है? जी सर। साइको एनालिसिस आ जाए। जंग छिड़ गई इस पर तो कि मनोविश्लेषणवाद आया कब, कितने लोगों ने खोजा? 1911 सर। अरे नहीं रे, किसी ने नहीं खोजा, कोई होमवर्क नहीं करता है। एनसीईआरटी के बुक में 1900 दे रहा है सर, 1900। 1900 बस खाली 1900 है। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद पर का विकास किया मनोविश्लेषणवाद 1900 में, का विकास किया, तो वो डेवलप किया 1998 बेसिकली शुरू है। ठीक है, 1900 में जो उनकी पहली पुस्तक आई, ठीक है, क्या था वो? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट किताब, हम लाए हैं लेकिन आज तक पढ़ नहीं पाए। इतना मोटा है कि ये सोचते हैं कि इंटरप्रेट कौन करेगा इसको। तो 1898 मान के चलिए, ठीक है, 1898 में इसकी औपचारिक शुरुआत हो गई थी। 1900 में उनकी किताब आई साइको इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। ठीक है, उससे इसको पूरा स्ट्रेंथ मिला, क्योंकि साइको एनालिसिस में बात हम लोग करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों की। तो साइको एनालिटिकल स्कूल जो है हमारा वो क्या था? ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड द्वारा विकास किया गया यह स्कूल है। ठीक है, उस समय जिस टाइम इस स्कूल का डेवलपमेंट किया गया, उसके फाउंडर जो थे वो फ्रायड थे और उनके दो सहयोगी थे या कंटेम्प्रेरी माना जाए। ठीक है, यूंग और एडलर का नाम आता है, जिन्होंने बाद में अपने फ्रायड से अपने आप को अलग किया। उन्होंने अपने स्कूल्स अलग अलग कर लिए। ठीक है, कल हम
हाँ, रिबेलियन थे, रिबेलियन माना सर। गया, ठीक है। और पहले एडलर ने किया, फिर यूंग ने किया। 2 साल आगे पीछे इन लोग का है, हम उसको नोट्स में दे देंगे कि कब है, कब कब वो लोग अलग हुए और अपने स्कूल की बुनियाद उन लोगों ने, अपने थॉट की बुनियाद अलग रखी। लेकिन बात करेंगे हम लोग इस स्कूल की। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्कूल था, क्योंकि यहाँ से जो मनोविज्ञान है उसमें बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आया, ठीक है। और इसने एक डायमेंशन चेंज कर दिया बिल्कुल। अभी तक बिहेवियर की बात की जा रही थी, बिहेवियर में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात की जा रही थी, ये 1913 की बात थी। उसके पहले ही साइको एनालिसिस में ये बताया गया कि बिहेवियर, हमारे जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसका रीज़न क्या है, कॉजेज़ बताया गया कि क्यों हम एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, ठीक है, और कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो जो वाटसन का बिहेवियरिज्म आया, बिहेवियर थेरेपी आया, वो बाद में आया। सबसे पहला थेरेपी यहीं से डेवलप किया गया जो फ्रायड ने किया था, साइको एनालिसिस, ठीक है। तो थेरेपी की शुरुआत पहली बार इसी स्कूल ने की थी। इसके पहले कोई इलाज के लिए कोई थेरेपी की बात नहीं थी, एबनॉर्मल बिहेवियर की भी किसी ने बात नहीं की थी। सब बात कर रहे थे मेंटल प्रोसेस की, ठीक है, बिहेवियर की। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि एबनॉर्मल बिहेवियर का क्या करना है। फ्रायड पहले आदमी थे जिन्होंने एबनॉर्मल बिहेवियर को फोकस किया। सबने दाहिना हिस्सा उठाया, फ्रायड ने बायां हिस्सा उठाया। कहा कि हम बात करेंगे बिहेवियर की, लेकिन माल एडप्टिव बिहेवियर की, नॉर्मल बिहेवियर की बात नहीं करेंगे। फ्रायड को 40 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस था, और इसी क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने बहुत सारी तथ्यों को सामने रखा। तो आगे आते हैं। साइको एनालिसिस मुख्यतः ह्यूमन मेंटल प्रोसेस एवं बिहेवियर के अध्ययन से संबंधित है। ये भी बात करता है कि मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर से ही रिलेटेड है साइको एनालिसिस। मनोरोगी से बातचीत के ज़रिए उनके उपचार करने की विधि फ्रायड ने दी, जिसको हम लोग साइको एनालिसिस मेथड के नाम से जानते हैं। साइको एनालिटिकल में फ्रायड का मानना था कि मनुष्य के अचेतन को अलग अलग हिस्सों में बांटकर समझा जा सकता है। मनुष्य में जो अचेतन है, अनकॉन्शियस है, उसके अलग अलग हिस्से हैं और उसको हम बांट के समझ सकते हैं। जिस तरह प्रयोगशाला में केमिकल का विश्लेषण किया जाता है, उसी तरह अचेतन का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि मनुष्य को अपने मस्तिष्क के एक हिस्से का खुद ही पता नहीं होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि हर आदमी को अपने मन के एक हिस्सा पता नहीं है, ठीक है, और वही वो हिस्सा जो है वो है अनकॉन्शियस, ठीक है। जो बात देखिए, सबने कुछ ना कुछ काम किया। देखिए कितना, मतलब कैसे लोग इनिशिएटिव लेते थे। वुंट ने बात की कॉन्शियस एक्सपीरियंस की, ठीक है, तो कॉन्शियस को उन्होंने नहीं उठाया, उन्होंने क्या उठाया, अनकॉन्शियस। आगे जो एक्सपेरिमेंट किया वो अनकॉन्शियस उठाया, ठीक है। फंक्शनलिज्म में बात की गई पर्पस ऑफ बिहेवियर की, उन्होंने बिहेवियर नहीं उठाया, माल एडप्टिव बिहेवियर उठाया, और इन दो अलग हिस्से को लेकर एक स्कूल की बुनियाद रख दी। अब याद रहेगा कि 2 बेसिक चीज़ जो फ्रायड ने उठाया वो था माल एडप्टिव बिहेवियर और अनकॉन्शियसनेस। स्कूल की बुनियाद पता चल गई कहाँ पर है। यस सर। रट्टा मारने की जरूरत नहीं। यस सर। यस सर। जब किसी चीज़ को डीप रूट में चले जाइएगा ना, तो वो अपने आप बोलने लगता है, और वह भूल भी नहीं पाइएगा। फिर सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब संरचनावाद भी आपको जुड़ गया, फंक्शनलिज्म भी जुड़ गया, साइको एनालिसिस भी जुड़ गया, और सबसे आखिरी में व्यवहारवाद भी जुड़ गया। सब एक दूसरे से लिंक्ड है। सर इसकी शुरुआत 1895 से, मतलब 18 अरुण कुमार की पुस्तक में दी है। हाँ ठीक है, 1895 95 से शुरू हुई थी, 98 में। सर हाँ सर इसमें बताया गया है, जो ये उनका एक शोध पत्र था ना, स्टडीज इन हिस्टीरिया, हाँ, जो 1895 में आया। आ रहे हैं उसी में उनकी बुनियाद रखी गई। आ रहे हैं, मत घबराइए, वेट कीजिए थोड़ा सा, जी जी, ठीक है। एक अच्छा स्टूडेंट कौन होता है, पहले ये बताइए।
एक बढ़िया लर्नर कौन सा हो सकता है? पेशेंसली जो जो सुनता अच्छा है। लिसनर हो। पहले पहले सुनना है और अपने सवालों को जी नोट सर। किए रहना है, ठीक है? जी पहले सर। सुन लीजिए, और समय। ठीक है? और जब मामला एंड पर पहुँचे, ठीक है? तो पहले सुनने के बाद जो क्वेरी बचती है वो नोट करते जाइए और जो आपके मन में सवाल है वो नोट करते जाइए। फिर बाउंसर मारना शुरू कीजिए मार्शल की तरह। नहीं 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 सर, अभी शुरुआत हुई थी उस समय, चूंकि इस पर डिस्कशन हुआ है जो कब शुरुआत हुई, हाँ, नहीं, इसीलिए हमने कहा। नहीं, जी बीच जी बीच में होता क्या है, लिंकेज टूट जाता है, रिदम लिंक टूट टूट जाएगा, जाता है, जी तो सर। बहुत सारी चीज़ें हम नोट किए रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कोड में हम लिखे रहते हाँ हैं, हाँ ठीक है? वो हाँ, गड़बड़ हो स्लिप कर जाता जाएगी है, बस, सही ठीक बात। है? ठीक है सर। रिदम टूट जाने पे बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, नुकसान आप ही का होगा, हमारा नहीं होगा। हमको तो फिर याद आ ही जाएगा जब बोलना है। अचेतन का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य को अपने मस्तिष्क के किसी एक हिस्से का खुद ही पता नहीं होता है। उसको उसकी अभिव्यक्ति वो ड्रीम के माध्यम से, स्लिप ऑफ टंग से, ठीक है, और साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ या अन्य डिसऑर्डर के माध्यम से करता है। जो उसका एक हिस्सा है, ठीक है, जो उसका एक हिस्सा है वो क्या है, जिसके बारे में पता नहीं है, वो अनकॉन्शियस है। और अनकॉन्शियस की अभिव्यक्ति जो होती है वो या तो स्वप्न के माध्यम से होगी या फिर पाराप्रेक्स साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के माध्यम से होगी या फिर डिफेंस मैकेनिज्म के माध्यम से होगी या फिर डिसऑर्डर के माध्यम से होगी। अब इसको क्लियर यहीं समझ लीजिए ताकि आपका एबनॉर्मल भी यहीं से क्लियर हो जाए, ठीक है? ड्रीम, दिस इज़ द रॉयल रोड ऑफ अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में जाने का ये शाही मार्ग है, ठीक है? ड्रीम में फ्रायड का मानना था कि जितनी भी दमित इच्छाएं हैं जो व्यक्ति डेली लाइफ में फुलफिल नहीं कर पाता है वो इच्छाएं दमित हो जाती हैं। नहीं, दमित इच्छाएं नहीं, जितने भी अनवांटेड या इरेशनल या इमोरल या सेक्सुअल, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं जिसको व्यक्ति डेली लाइफ में फुलफिल नहीं कर पाता है, ऐसी इच्छाएं दमित हो जाती हैं, अनकॉन्शियस में चली जाती हैं। लेकिन वहाँ जाकर भी वो पूरा होने की कोशिश करती हैं, वो हर वक्त एक्टिव रहती हैं, ठीक है? तो वो वहाँ पर अनकॉन्शियस माइंड में वो या तो ड्रीम के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से आपको क्या करेगा, आपके अनकॉन्शियस डिज़ायर को फुलफ़िल करेगा। तो ड्रीम में भी वो डायरेक्टली नहीं काम करता है क्योंकि वहाँ पर हमारा सुपर ईगो एक्टिव होता है। तो ईड की इच्छाओं का फुलफिलमेंट हम ड्रीम में भी क्या करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते हैं बल्कि इनडायरेक्टली करते हैं। और वहाँ पर कंडेंसेशन, संक्षेपण जिसको बोलते हैं, ड्रामेटाइजेशन, सिम्बोलाइजेशन, ठीक है, इन सारे माध्यमों से ड्रीम में हम स्वप्न देखते हैं। कोई सिंबल के रूप में कुछ चीज़ें देख लेंगे या कोई ड्रामा के फिल्मी कहानी की तरह कोई सीन देख लेंगे, ठीक है? और मेन चीज़ उसमें छिपी हुई होती है जो कि समझिए कि टॉफ़ी, कड़वे चीज़ पर टॉफ़ी मीठा चीज़ लपेट के वो आपके ड्रीम में प्रस्तुत हो जाता है ताकि इस सुपर ईगो को पता ना चले और आपकी इच्छाओं का फुलफिलमेंट हो जाए। तो ड्रीम के दो कंटेंट हैं, मैनिफेस्ट कंटेंट और लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट वो होता है जो व्यक्त होता है ड्रीम देखने के बाद, जो हम एक्सप्रेस करते हैं कि आज हमने ये चीज़ें देखी, वो क्या है, मैनिफेस्ट कंटेंट है। और जो व्यक्त नहीं कर पाता, जो छिपा हुआ है, नहीं, जो छिपा हुआ है, नहीं, जिसको जो व्यक्त नहीं रियल कर मीनिंग पाते है, हैं। उस ड्रीम का जो रियल मीनिंग है, ठीक है, जो छिपा हुआ है, हमने स्वप्न देखा, ठीक है, और उसको एक्सप्रेस किया, तो हमने जो बता दिया वो मैनिफेस्ट, व्यक्त हो गया। और जो अव्यक्त है वो लेटेंट है, जो ड्रीम का अर्थ उसके पीछे छुपा हुआ है, ठीक है, वो लेटेंट कंटेंट है। तो ड्रीम के जो लेटेंट कंटेंट है वो मैनिफेस्ट कंटेंट में कभी नहीं आते हैं, वो चेंज करके आते हैं, ड्रामेटाइजेशन की तरह से आ जाएंगे, सिम्बोलाइजेशन में आ जाएंगे, कंडेंसेशन में आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से वो चेंज कर जाते हैं ताकि सुपर ईगो को पता ना चले। अब हम बात करते हैं साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ की। तो फ्रायड ने जो साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ कहा, ठीक है, वो क्या था, स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ पेन,
Yes, sir. लिखने की भूल, पढ़ने की भूल, सामान को जी, बेजगह सर। रखने की बोलने की भूल, भूल। ठीक है। आजकल बड़ा न्यूज़ चला हुआ है कि मुलायम सिंह के मरने पे, कि मुलायम सिंह ने क्या कहा कि मोदी जी के मरने पे शोक व्यक्त किया, उल्टा लिख के आ गया है। देखा है आप लोगों ने? नहीं सर। मोदी जी का स्टेटमेंट था और उसको न्यूज़ चैनल ने लिखा तो उसको उल्टा लिख दिया कि मुलायम सिंह ने शोक संदेश दिया है मोदी जी की मृत्यु पर। तो ये क्या था? मुलायम सिंह हाँ, स्लिप ऑफ टंग सर, हैं? जबकि स्लिप ऑफ टंग ये स्लिप ऑफ पेन था, ठीक है, जिसने भी लिखा, ठीक है। तो हमने उस पर कमेंट से यही किया था कि ये क्या है, स्लिप ऑफ पेन। स्लिप ऑफ टंग नहीं हमने लिखा, हमने लिखा कि ये अनकॉन्शियस डिजायर है। जिसने भी लिखा उसके मन में ये इच्छा दमित है कि जल्दी हो जाए। हाँ, दमित इच्छाओं की पूर्ति। तो दमित इच्छाओं की पूर्ति हो रही ना, जो हम स्लिप ऑफ टंग या स्लिप ऑफ पेन जो भी है, ये दमित इच्छाओं की पूर्ति उस माध्यम से हो रही है, ठीक है। हाँ, मतलब दिल की बात जुबान तक आ गई है ना हाँ सर। हाँ, बस वही चीज़ है। तो ये आपका पाराप्रेक्स था। फिर हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी क्या करता है, ठीक है, हमारे ईगो को बचाने के लिए, ठीक है, ये सहारा लेता है। जो हमारे अनकॉन्शियस में जो डिज़ायर्स हैं, ठीक है, जो फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं, ठीक है, कॉन्शियस लेवल पे जब फुलफ़िल नहीं होते हैं तो हम करते क्या हैं कि उसको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म से रिमूव करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। और अगर इससे भी नहीं हो पाया तो व्यक्ति एबनॉर्मलिटी का शिकार हो जाता है और व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। फिर आखिरी रास्ता गोल है, वो आखिरी हिस्सा, ड्रीम से काम चल गया तो ठीक, मेंटल मैकेनिज्म पे काम चल गया तो ठीक, डिफेंस मैकेनिज्म पे काम चल गया तो ठीक, पाराप्रेक्स से काम चल गया तो ठीक, नहीं चला, ये तीन अगर फेल हो गया तो चौथा जो है वो आपको सीधे लेके जाएगा CIP। पैराप्लेक्स क्या हुआ सर? पाराप्रेक्स, वही पाराप्रेक्स उसका नाम है, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। ठीक है, उसी को पाराप्रेक्स के नाम दिया गया है। और ये किताब का नाम है उनके, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। फ्रायड ने एक किताब लिखी थी, ये भी किताब का नाम है उनके। 1880 के दशक में जोसेफ ब्रूअर के साथ मिलकर फ्रायड ने क्या किया, बार्था पैप्चियम नामक महिला के हिस्टीरिया का उपचार किया, ठीक है। बार्था नाम की एक महिला थी जिसको हिस्टीरिया था, उसका उपचार उन्होंने ब्रूअर के साथ मिलकर 1880 में किया। बार्था को अन्ना ओ के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अन्ना ओ, बार बार नाम आता है कि व्हाट इज़ अन्ना ओ, किसको जानते हैं। तो आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज में अन्ना फ्रायड का नाम लिख देते हैं। बार्था याद रखिएगा, BERTHA, बार्था पैप्चियन। बार्था नाम से खाली याद रखिए, एक महिला थी जिसको हिस्टीरिया था, इसको अन्ना ओ के नाम से जाना गया। फ्रायड और जोसेफ ब्रूअर के बीच हिस्टीरिया में सेक्सुअलिटी को लेकर मतभेद हुआ। फ्रायड ने कहा कि हिस्टीरिया का जो मेन रीज़न है वो सेक्सुअल डिज़ायर का दमन है, ठीक है, रिप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर है। और ब्रूअर जो थे इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। ब्रूअर का नाम और कहीं भी आया है क्या? नैदानिक मनोविज्ञान में आया, क्लिनिकल में। हिस्टीरिया के अलावा उनका नाम कहाँ आया है? याद नहीं आ रहा। सिजोफ्रेनिया का नाम किसने दिया था? डिमेंशिया प्रिकॉक्स। याद कीजिएगा कि ब्रूअर का नाम और कहाँ आया था। डिमेंशिया प्रिकॉक्स कहा था ब्रूअर ने या सिजोफ्रेनिया कहा था? बताइएगा थोड़ी देर में सोच के। तो यहाँ पर मतभेद, क्रैपलिन ने डिमेंशिया प्रिकॉक्स था
और ब्लूलर ने? जी सिजोफ्रेनिया का वेरी था। गुड, आ गया ना? सर तो ये तो ब्रीवर है ना सर, ब्रीवर है या ब्रीवर थे, ये दूसरे है ना सर? ये एक बार आप एक लिखवा मिनट देना ब्रीवर। नहीं, स्पेलिंग वही है, ब्रूअर ही है, वही है, जोसेफ ब्रूअर ही अच्छा। है। ठीक है। चलिए इसके बाद हम आ जाएं, फ्रायड से तो मतभेद हो गया ब्रूअर का, ठीक है। फ्रायड का विश्वास था कि मेंटल ट्रॉमा की प्रवृत्ति काफ़ी कुछ सेक्सुअल हो सकती है। फ्रायड का यह मानना था कि जो ट्रॉमा है, ठीक है, जो हमको साइकोटिक ट्रॉमा से हम गुजरते हैं, बहुत सारी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो काफ़ी दुखदायक होती हैं, ठीक है, ट्रॉमा देने वाली होती हैं, ठीक है, तो उसका कंटेंट जो है उनका मानना था कि वो भी क्या है, सेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल नेचर का हो सकता है। और इसी पर उन्होंने और भी चीज़ें, होमोसेक्सुअलिटी की बात की और बहुत सारे चीज़ों की बात की। 1895 ईस्वी में उन्होंने एक शोध प्रकाशित किया जिसका नाम था स्टडी इन हिस्टीरिया। अहमद भाई सर आ गया? जी जी आगे। चलिए 1885 ईस्वी में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था स्टडीज इन हिस्टीरिया। फ्रायर ने हिस्टीरिया की व्याख्या मेंटल ट्रॉमा के रूप में की। कहा कि जब हम मानसिक ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं तो हिस्टीरिया के क्या हैं, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और ये ट्रॉमा जो है वो सेक्सुअल नेचर का हो सकता है। यहीं पर ब्रूअर के साथ मतभेद हो गया कि ट्रॉमा जो है वो सेक्सुअल नेचर का कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ट्रॉमा के रूप में कि जिसे रोगी दबाता रहता है। उनका मानना था कि व्यक्ति जो इस ट्रॉमा को सप्रेस करता है, दबाता है, जिसके वजह से वो हिस्टीरिया के सिम्टम्स उसमें डेवलप कर जाते हैं। फ्रायड के साइको एनालिसिस को जॉन लॉके ने आगे बढ़ाया। कल किसी ने लॉके का नाम लिया था, तो फ्रायड का जो साइको एनालिसिस है उसको बढ़ाया लॉके ने आगे, लेकिन लॉके अब बहुत आगे तक लेके नहीं चले पाए क्योंकि फ्रायड के जो साथी थे वो उनसे बागी हो गए, एडलर और यूंग उनसे अलग हो गए, और उनके बच्चे, उनकी बेटी अन्ना फ्रायड, ठीक है, उन लोगों ने भी फ्रायडियन कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। फ्रायड के कॉन्सेप्ट में जो सेक्सुअलिटी थी उससे वो बाहर निकले, और उस सेक्सुअलिटी, उस लिबिडो की जगह उन्होंने सोसाइटी को दे दिया, और ये न्यू फ्रायडियन कहलाएं, जिसमें केहॉर्नी, एरिक फ्रॉम, सुलीवन, अन्ना फ्रायड, इन सारे लोगों का नाम आता है, ठीक है। ये सारे न्यू फ्रायडियन थे जो फ्रायड के कुछ बेसिक एजम्पशंस को बचाते हुए फ्रायड के सेक्सुअलिटी की जगह उन्होंने क्या किया, सोसाइटी को जगह दी। उन्होंने कहा कि जितने भी एबनॉर्मल हमारे बिहेवियर हैं वो हमारे सोसाइटी की देन है, सोसाइटी की वजह से हम इस तरह की चीज़ें करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रायड को विश्वास था कि मनुष्य अपनी इच्छाओं, यौन कामनाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में नाकाम रहने पर होने वाली तकलीफ़ को दबाता है, और इसी से हिस्टीरिया के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में उसके अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर के प्रति अपराध बोध पैदा हो जाता है। वो जितना ज़्यादा उसको दबाता है, जितना ज़्यादा उसको सप्रेस करता है, तो धीरे धीरे वो गिल्ट फीलिंग में चला जाता है और जब गिल्ट फीलिंग में चला जाता है तो उसमें फ्रस्ट्रेशन होता है, सेल्फ कंडमनेशन होता है या सेल्फ क्रिटिसिज्म होगा, कंडेम करेगा खुद को, और एक सीमा के बाद क्या होगा, उसमें इन्फीरियरिटी और आत्मघृणा, अपने आप से वो नफ़रत करने लगता है, ठीक है। इस तरह की अनुभूतियाँ जन्म लेती हैं और ये सारे कार्य अचेतन स्तर पर चलते रहते हैं। यह अचेतन हमेशा दबा हुआ नहीं रहता है और आपके सपनों के द्वारा, पैथोलॉजी के द्वारा, मेंटल मैकेनिज्म के माध्यम से सामने आता है। क्लियर है? साइको एनालिसिस जी सर, जी सर। यहीं छोड़ेंगे इसको। सर 11 हो गया। हाँ, अब इसको छोड़ दें क्योंकि कल थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, वो गेस्टार्ट स्कूल भी देख लेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा ह्यूमनिस्टिक देख लेंगे, ठीक है, और हॉर्मिक देख लेंगे, ठीक है। कॉग्निटिव भी सर।
कॉग्निटिव भी देख लेंगे, कॉग्निटिव भी देखा जा सकता है, ठीक है। सर हिस्ट्रिया में हिपोक्रेटस ने भी, हिपोक्रेट्स, हाँ ठीक है। हाँ हिपोक्रेट्स ने हिस्ट्रिया ये बताया था ना कि मैरिज, इसको सलाह दी थी कि मैरिज ही इसका निराकरण है। क्योंकि वो भी वही निवारण मानते है। थे ना, उनका भी मानना था Yes. कि सेक्सुअल इच्छाओं का दमन है, ये व्यक्ति अपने आप को जी। सप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, इच्छाएं प्रबल हैं और उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर इस तरह के लक्षण हाँ, तो देखे जी- जाते हैं। हाँ वो है ना सर कि हिस्ट्रिया ये ग्रीक भाषा के हिस्ट्रोन शब्द से बना, हाँ, जिसका मतलब अर्थ यूट्रस होता यूट्रस है। है। हाँ, यस यस। रूडल्फ का नाम कहीं है साइकोलॉजी में सर? रूडल्फ किसका? जॉकल का, रूडल्फ, रूडल्फ RUDOLF, हाँ होगा, रूडल्फ। होना चाहिए, लेकिन हमको याद सर नहीं जहाँ कि- तक हम पढ़े हाँ, हैं, हाँ, मतलब वहाँ लिखा हुआ था सर कि साइकोलॉजी शब्द का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया, हाँ। रूडल्फ का नाम दिया हुआ हाँ, था सर। ठीक क्या है। सही है क्या? हाँ, हमने देखा कि साइकोलॉजी वर्ड जो है ना, वो सही बता रही हैं आप। रूडल्फ जोकल, रूडल्फ गोइकिल गोइकिल करके है, रूडल्फ गोइकिल। हाँ गोइकिल का। क्या है पूरा? हाँ सही बात है, हमने खोजा था कि वर्ड साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजिया दिया था जी सर। वहाँ सर साइकोलॉजी। हाँ ठीक है, IQ हाँ, हमने पढ़ा है सबसे कहीं। पहला हाँ, वर्ड जो साइकोलॉजी का अच्छा मतलब क्वेश्चन हो सकता है सर हाँ, ना, हाँ, ठीक है। वर्ड साइकोलॉजी का। हाँ, और इस भी आप लोग के अनुसार क्या था बताइए? 1590 हाँ 1590 हाँ 1590 था, 1590। हाँ 1590 हमको लगा कहीं ईस्वी में हम लोग का गलती हो रहा होगा, इसीलिए हम पूछ लिया आप लोग से। नहीं इस पर हम लोग काम किया था, कहीं होगा मेरे पास लिखा हुआ, हिस्ट्री कहीं हमने लिखा था इसका। इसका नाम याद रखना जरूरी है सर, साइकोलॉजी। इनका नाम था रूडोल्फ गॉलक्वाय, जर्मन के थे, जर्मनी के। हाँ जर्मनी थे। कहीं हमने अपना क्लास लेने का बनाया था कि इंट्रोडक्शन जब हम देंगे, ठीक है, अगर हमको पढ़ाने को कहा जाए तो हम साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, उसी में हमने इसको नोट किया था। जी सर, होगा हम भी कहीं, देखे थे तो कहीं नोट रखा कर लिए होगा। थे सर। हाँ, सोचे कहीं होगा मेरे पास लिखा हुआ। क्या ये एक्सक्यूज मी मैम, ये जर्मन में हीगर और ऑस्ट्रेलिया बताया क्या? क्या बोली? ये जर्मन में कोई हीगर और ऑस्ट्रेलिया इस तरह की दो लेडी का नाम आ रहा था क्या इसमें?